हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। रीकैप सीरीज में आपका स्वागत है। तो रीकैप सीरीज में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के हम यहाँ पर 6 लेक्चर्स लेने वाले हैं, और 6 लेक्चर्स का मतलब है ढेर सारे न्यूमेरिकल्स, डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स। अच्छा, उन न्यूमेरिकल्स में कुछ सिंपल भी होंगे क्योंकि पेपर सिंपल भी आता है। पेपर का कई पोर्शन सिंपल होते हैं, मीडियम भी होंगे और कुछ टिपिकल भी होंगे। तो सिंपल करना भी जरूरी है। अच्छा, कैलकुलेशन प्रैक्टिस को ध्यान रखा गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन किसी सवाल में हो तो इसका भी बहुत ध्यान रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये रहा हमारा पहला सवाल, आप इसे नोट कर लीजिए। द डायमीटर ऑफ ए कॉपर वायर इज 2 mm। डायमीटर 2 mm है। A steady current of 6.25 ampere is generated by 8.5 into 10 to the power 28 per meter cube electrons flowing through it. Calculate the drift velocity of conduction electron. हम जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन Vd का मतलब, देखिए I करंट है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो कि दिया गया है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, A क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा I अपॉन NEA। I अपॉन NEA। तो सॉल्व करते हैं। I अपॉन NEA। अब करंट आपकी है 6.25 और डायमीटर को हम लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया को लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो ये वेलोसिटी ड्रिफ्ट हो जाएगी 4 इंटू 6.25 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28, 10 टू द पावर 28, और ये दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और डायमीटर है 2 mm, तो 2 mm को मीटर में बदला। अब देखिए इस कैलकुलेशन को हम यहाँ पे करेंगे। 4 इंटू 6.25 ये हो जाएगा 25, और 10 की पावर को एडजस्ट करें, 8.5 इंटू 1.6 इंटू पाई, ये 10 की पावर हो जाएगी नीचे 28 -19, और यहां से 10 की पावर -3 का स्क्वायर -6। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी आ गई 2500। ये डेसिमल हटा दिए, 85 इंटू 16 पाई, और ये हो गया ऊपर जाके 10 टू द पावर -3। तो अब ये कैलकुलेट हमें करना है। तो सबसे पहले तो 5 से कैंसिल कर दें, तो ये हो जाएगा 500, और ये हो जाएगा 17 इंटू 16 पाई, 17 इंटू 16 पाई इंटू 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3। तो ये हमारा आंसर है। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, 500 अपॉन 17 इंटू 16 पाई। तो चलिए करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई हमारी 500 अपॉन 17 इंटू 16 इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर -3। अब पाई को हम लिख सकते हैं 22/7, 22/7 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये हो गया, 7 ऊपर गया, 3500 अपॉन 17 इंटू 16 इंटू 22। अब थोड़ा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन हमें यहां पर करना पड़ेगा। तो देखिए 3500 और इंटू 10 टू द पावर -3 तो आएगा ही। इसको हमने ले लिया 15 इंटू 22। अब देखिए 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15, तो ये हो गया 700 इंटू 10 टू द पावर -3। तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका 700 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 3, 51 इंटू 22, अब इंटू 10 टू द पावर -3। तो दिस इज द सीन। अब हमें इसको फिर अप्रोक्सीमेशन करा हमने, इसको 50 ले लिया,
22 इंटू 10⁻⁻3, 50 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 14 टाइम्स। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई 14 बाय अप्रोक्सीमेटली 22 इंटू 10⁻⁻3। तो हमने इसको कैलकुलेट किया 7/11 इंटू 10⁻⁻3। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली देगा 0.14 इंटू 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर है 0.14 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं अधिकतर केसेस में हमारा कैलकुलेशन का स्पीड, एक्यूरेसी कमजोर होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सवालों को लिया है जो सिंपल है, पर उनमें कैलकुलेशन की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। तो ये था हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सवाल और 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये रहा आपका अगला सवाल, नोट कर लीजिए। अब देखिए, एन इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क इज कंस्ट्रक्टेड विद 1 ohm and 2 ohm रेजिस्टेंस। दिख रहा है आपको 1 ohm, 2 ohm, 1 ohm, 2 ohm, 1 ohm, 2 ohm अप टू इंफिनिटी। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज। तो आपको पूछा है कि ए और बी के बीच में इफेक्टिव प्रभावी रेजिस्टेंस कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देखिए बैटरी भी जुड़ी हुई है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कितनी करंट देगी बैटरी। तो नेट रेजिस्टेंस निकालना जरूरी है। पहला आंसर है 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm एंड 4 ohm। तो ये देखिए, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि ए और बी के बीच में, सबसे पहले तो हमें मानना है लेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस between A and B is equal to X। हमने मान लिया X। तो A और B के बीच में हमने रेजिस्टेंस मान लिया X। तो अगर हम मानते हैं A और B के बीच में रेजिस्टेंस X है, तो C और D के बीच में भी कितना होगा, X होगा। क्यों? क्योंकि 1 ohm, 2 ohm, 1 ohm इसे लैडर बोलते हैं, एल शेप, रिवर्स एल शेप, 1 ohm, 2 ohm, 1 ohm, 2 ohm, 1 ohm, 2 ohm, ये इन्फिनिटी तक गए हैं। अगर हम पहले 1 और 2 को छोड़ दें तो भी रेजिस्टेंस पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने मान लिया कि ए और बी के बीच में अगर रेजिस्टेंस एक्स है तो सी और डी के बीच में भी कितना होगा, एक्स होगा। तो अब देखिए, इसको आगे हम अगली स्लाइड में सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा ए है, वन ओम, और ये है हमारा 2 ओम, और ये रहा हमारा बी, और ये रहा सी, और ये रहा डी। तो सी और डी के बीच में भी कितना है, एक्स होगा। अब अगली स्टेप आपको समझ में आती है। 2 और एक्स पैरेलल में है, 2 and x आर इन। ये बड़े कॉमन क्वेश्चन है, आपने करे भी होंगे, लेकिन इसकी हमें तो रिवीजन करना है। तो रिवीजन में हमें लेना ही पड़ेगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और यह हो गया हमारा B। अब हम देख रहे हैं कि 1 और 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, एक तो 1 ओम है और एक 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, ये सीरीज में है। तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस होता है आर नेट इक्वल टू 1 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। पर नेट रेजिस्टेंस तो हमने कितना माना है, x, तो इसलिए x हो गया 1 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, एक वर्ग समीकरण बनेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू 1 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, एलसीएम ले लीजिए, 2 प्लस एक्स एलसीएम आएगा, 2 प्लस एक्स प्लस 2x। तो ये हो गया x इक्वल टू 2 प्लस 3x अपॉन 2 प्लस एक्स। आपने जरूर करे होंगे ऐसे सवाल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आगे हमें मिलता है x इंटू 2 2x
प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 3x। सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a आ गया 1, b आ गया -1 और c आ गया -2। क्वाड्रेटिक सॉल्व करिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो करिए, तो ये आएगा +1 प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो ये +8 आ जाएगा अपॉन 2 इंटू 1। तो x हो गया आपका 1 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 3 आएगा। तो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, यहीं पर सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन छोड़ देंगे, नेगेटिव साइन छोड़ देंगे, सिर्फ प्लस साइन लेंगे। तो प्लस साइन लेने से x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 ओम होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले भी हम इस तरह के कई क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे को करना क्या है, जरूरी है। अब आप देखिए, नेट रेजिस्टेंस 2 ओम है, करंट भी पूछ सकते हैं। तो 6 इक्वल टू आई इंटू आर नेट। तो 6 इक्वल टू, पूछा नहीं है लेकिन हमें आना चाहिए 2। तो इस सर्किट में कितने एम्पियर करंट फ्लो होगी, 3 एम्पियर। और जैसा कि आपने देखा कि क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल क्वाड्रेटिक था। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है, इसको नोट किया जाए। Three conductors draw respectively currents of 1 ampere, 2 ampere, 4 ampere when connected across a battery। जब उन्हें अलग अलग एक ही बैटरी से जोड़ा जाता है, तो पहला कंडक्टर 1 एम्पियर करंट लेता है बैटरी से, दूसरा कंडक्टर 2 एम्पियर करंट लेता है, और तीसरा कंडक्टर बैटरी से कितनी एम्पियर करंट लेता है, 4 एम्पियर। इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द सेम बैटरी, अगर उन्हें उसी बैटरी के साथ सीरीज में जोड़ा जाए तो करंट ड्रॉन विल बी। 4 आंसर, पहला आंसर 2/7 एम्पियर, दूसरा आंसर 3/7 एम्पियर, तीसरा आंसर 4/7 एम्पियर और चौथा आंसर 5/7 एम्पियर। अब मान लेते हैं कि पहले कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, R1, और उसे V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है। तो करंट दी गई है 1 एम्पियर, तो हमने ओम्स लॉ लगाया, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू 1 इंटू R1। तो पहले कंडक्टर का रेजिस्टेंस आ गया V, और हमने मान लिया बैटरी का वोल्टेज कितना है, V। अब दूसरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमने मान लिया कितना है, R2, उसको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। अब वो कितनी करंट लेता है, 2 एम्पियर। फिर से ओम्स लॉ लगाया, V इक्वल टू 2R2। तो यहाँ पे R2 की वैल्यू आ गई V/2। R2 की वैल्यू कितनी आ गई, V/2। अब मान लो कि तीसरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, R3, और उसे V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, और तब कहा गया कि करंट कितनी है, 4 एम्पियर। ओम्स लॉ लगाओ, V इक्वल टू 4R3। तो देखो यहाँ पर R3 आ गया V/4, और V क्या है, उस बैटरी का वोल्टेज है जिससे उन्हें अलग अलग करके जोड़ा गया है। अब क्वेश्चन कहता है कि इन तीनों को हम सीरीज में जोड़ेंगे, इन तीनों को हम किस में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे उसी बैटरी के साथ। तो चलिए वो भी कर देते हैं। R1, इसके बाद R2, इसके बाद R3, उसी बैटरी के साथ। बैटरी वही है। अब पूछा गया कि कितनी करंट फ्लो होगी, तो हमें ये निकालना है कितनी करंट फ्लो होगी। तो सिंपल है,
सबसे पहले हम नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे। नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर हम ओम्स लॉ लगा देंगे। कौन सा लॉ लगा देंगे, ओम्स लॉ लगा देंगे। ओम्स लॉ ये क्या कहता है, V इक्वल टू करंट इनटू R नेट, और R नेट है हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। अब यहाँ पर देखिए R1 कितना था, V था, R2 कितना था, V/2 था, और R3 कितना था, V/4। बस यही रखना है हमें। तो V इक्वल टू R1 की वैल्यू V, R2 की वैल्यू V/2, इसकी वैल्यू V/4। एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम आएगा 4, तो ये हो जाएगा 4V 2V प्लस V। तो V इक्वल टू I इंटू 7V/4। अब देखिए V से V कैंसल हो जाएगा। अब V से V कैंसल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 4 इक्वल टू 7I, एंड यू विल गेट करंट विल बी इक्वल टू 4/7 एम्पियर। तो बैटरी से तीनों को अगर रेजिस्टेंस में जोड़ा जाए, तीनों को सीरीज में जोड़ा जाए, तो वो बैटरी से आप कितनी करंट खींचेंगे, 4/7 एम्पियर। 4/7 एम्पियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है थर्ड है, 4/7। उम्मीद है पसंद आया होगा ये सवाल आपको। बहुत सिंपल था, पर टाइम आपके पास 1 मिनट है, इसका हमें बड़ा ध्यान रखना है। तो ये हमारा आ गया आंसर 4/7 एम्पियर। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, अधिकतर किताबों में और सब काफ़ी जगह ये मिलता है, पर ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, इसलिए इसको नोट करा जाए। अब देखिए, द करंट थ्रू ए वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज I इक्वल टू 2 + 3t एम्पियर। तो करंट टाइम पर डिपेंड करती है, जैसे जैसे टाइम बदलेगा करंट की वैल्यू भी क्या होगी, बदलेगी। कैलकुलेट द चार्ज क्रॉस्ड थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन फर्स्ट 10 सेकेंड। तो पहले 10 सेकेंड में किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन से जिसमें इतनी करंट फ्लो हो रही है, कितना चार्ज फ्लो होगा। तो देखिए करंट हो दी गई है 2 + 3t, और dq/dt लिख सकते हैं करंट को इक्वल टू 2 + 3t। तो यहां तक आ गए हम। इसके बाद लिख सकते हैं dq इक्वल टू 2 + 3t dt। अब इंटीग्रेट कर दें, 0 to q, मान लो q चार्ज फ्लो होता है, 0 to 10 सेकेंड, 2 + 3t dt। तो ये आ गया q। अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, 2 का इंटीग्रेशन होगा 2t, 3t का हो जाएगा 3t²/2, 0 से लेकर 10, 0 से लेकर 10। अब लिमिट रखी जाएगी, 2 × 10 + 3 × 10² 2। तो माइनस में तो 0 आ जाएगा, तो चार्ज हो गया 20, और ये हो गया 300 डिवाइडेड बाय 2। तो 20 + 150, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा, 170 कूलम। 170 कूलम चार्ज फ्लो होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 170 कूलम है। तो अब ये रहा हमारा अगला सवाल, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पर आधारित सवाल है, इसको नोट करिए। अब देखिए, एट रूम टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। तो उस वक्त टेम्परेचर कितना होगा जब रेजिस्टेंस बढ़कर कितना हो जाए, 117 ओम हो जाए। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज 1.7 × 10⁻⁴ per डिग्री सेल्सियस।
तो सीधा सवाल है, फिर इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है। हम जानते हैं आर टी इक्वल टू, अगर 0 ले रहे हैं तो 1 प्लस अल्फा टी माइनस 0। तो ये कुछ हो गया हमारा ऐसा, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। आर टी टेम्परेचर एट T डिग्री सेल्सियस, आर टी टेम्परेचर एट T डिग्री सेल्सियस, आर नॉट आर जीरो टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 1 प्लस अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, एंड टी इज नॉट टाइम, टी इज द टेम्परेचर। तो अब हमें कहा गया रेजिस्टेंस कितना हो गया 117 और 0 पे कितना था 100 था। तो टेम्परेचर हमें निकालना है। तो अल्फा की वैल्यू हम सबसे बाद में रखेंगे। तो ये हमारा आ गया 117। कैलकुलेशन देखिए कितना अच्छा है, 1 प्लस अल्फा टी, तो ये हो गया 117 अपॉन 100। ध्यान देना 1 प्लस अल्फा टी, अभी अल्फा बाद में लिखेंगे। ये हो गया 1.17, 1 प्लस अल्फा टी, 1 इधर आया तो 1.17 माइनस 1 इक्वल टू अल्फा टी। अब हम अल्फा टी की वैल्यू को लिख सकते हैं 0.17। अब अल्फा की वैल्यू हमें दी गई है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू टी 0.17। तो ये हो गया 17/10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टी, और ये हो गया 17/100। डेसिमल को हटा दो, 17 से 17 कैंसिल, 10 इसको कैंसिल कर देगा 10 बार। तो टेम्परेचर आ गया 1 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये आ जाएगा 1000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस इसका करेक्ट आंसर है, 1000 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल सवाल था, कोई दिक्कत हमें नहीं गई है, इसको आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसे आप नोट कर लें। The dimension of a block is 100 meter, 1 meter and 1 meter. The specific resistance of the material of the block is 4 into 10 to the power minus 6 ohm meter. Calculate its resistance across the square faces. Across the square faces. तो देखिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा across the square faces। तो इसको थोड़ा बना लेते हैं। तो we should draw it like this. ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपके स्क्वायर फेसेस हो गए, 1 मीटर और 1 मीटर, और ये 100 मीटर। तो स्क्वायर फेसेस के बीच में हमें रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो स्क्वायर फेसेस कौन से होंगे, 1 और 2 के बीच में। तो हम आसानी से इस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, स्क्वायर फेसेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है। स्क्वायर फेसेस की, एक तो 2 स्क्वायर फेस हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। बेसिक क्वेश्चन है, करा भी होगा आपने, रिवीजन करने। तो सबसे पहले स्क्वायर फेसेस के बीच में डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, कितनी है 100 मीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर फेसेस क्या होगा, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर फेसेस हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। तीसरी चीज, रो की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ओम मीटर। रो मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ओम मीटर। अब हम बेसिक फॉर्मूला रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं, जो आप जानते हैं, R इक्वल टू रो L बाय A। पहला लेक्चर है, काफी बेसिक क्वेश्चंस लिए गए। लेक्चर 2 में भी थोड़ा बेसिक ही है। अब जैसे 2 के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। तो इसको लिखा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, स्क्वायर फेसेस के बीच में डिस्टेंस 100, एरिया 1।
तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻²। तो रेजिस्टेंस आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 ओम। 4 इंटू 10⁻⁻4 ओम। तो ये इसका आंसर आ गया। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, 4 इंटू 10⁻⁻4 ओम। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो हमेशा जिन फेसेस के बीच में भी आपको रेजिस्टेंस निकालना हो तो आप ये देखिए कि उन फेसेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है। जितनी डिस्टेंस होगी वही लेंथ होगी, और जिन फेसेस के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है आप उसका एरिया देखिए। अब देखिए ये फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको नोट करा जाए। A current flows through a uniform wire of diameter d when the electrons drift velocity is v। जब डायमीटर d होती है तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? v है। The same current will flow through a wire of diameter d by 2 made of the same material, उसी मटेरियल का बना हुआ है। If the drift velocity of the electron is, पहला आंसर v by 4, दूसरा आंसर v by 2, तीसरा आंसर 2v, चौथा आंसर 4v। तो आप देखिए यहां पर आई एम्पियर की करंट उस वायर से फ्लो हो रही है जिसकी डायमीटर डी है, और कहा गया कि बाद में भी करंट आई एम्पियर ही फ्लो होगी, पर डायमीटर बदलकर कितनी हो जाएगी? डी बाय 2। तो अब हम जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो पहले केस में वायर वही है, तो हम इसको लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी गई है, कितनी दी गई है? v दी गई है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन। बाद में भी करंट उतनी फ्लो हो रही है, मटेरियल सेम है, अब पर डायमीटर बदल कर कितनी कर दी है? d बाय 2 कर दी है। तो ये हो जाएगा d बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और ये रही नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एक मिनट, अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा एन ई पाई डी स्क्वायर बाय 8 इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। अब देखिए पहले इक्वेशन से आई की वैल्यू लीजिए, दूसरे इक्वेशन से आई की वैल्यू लीजिए, एन ई पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू वी, ये तो हो गया क्लियर। अब दूसरे इक्वेशन से लीजिए वैल्यू एन ई पाई डी स्क्वायर बाय 8, और हमने मान लिया दूसरे केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? v ऑफ d। अब देखिए कैंसलेशन, ये कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, 4 इसको कितनी बार कैंसिल कर देगा? 2। तो v इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी? 2v होगी। कितनी होगी? 2v होगी। तो थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। तीसरा आंसर राइट आंसर है। बहुत सिंपल सवाल था, बहुत बेसिक सवालों में से एक था। अब आप इसको नोट कर लेंगे, इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। ओके, अब आपने पढ़ लिया होगा। इफ ए वायर इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इज 20% मोर देन इट्स इनिशियल लेंथ, द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज। तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है, जब वायर को हम स्ट्रेच करते हैं तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। तो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ इज कांस्टेंट। तो अब आपका रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है रो एल बाय ए, इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर में एल से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में एल से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया आर इक्वल टू रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। तो हमने जो फॉर्मूला बनाया आर इक्वल टू रो
एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। तो इसी फॉर्मूले पर अब हम कह सकते हैं रो एल स्क्वायर अपॉन वी। तो रो भी कांस्टेंट है क्योंकि वायर को स्ट्रेच करने से उसका मटेरियल तो नहीं बदलता, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। तो जब भी वायर को स्ट्रेच किया जाता है तो हम कह सकते हैं आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो ये हमारा कीवर्ड आ गया। तो अब देखिए R1 अपॉन R2 को हम लिख सकते हैं L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर। इसको पलट दीजिए, R2 बाय R1 को हम लिख सकते हैं L2 स्क्वायर बाय L1 स्क्वायर। दोनों साइड से 1 माइनस कर दीजिए, L2 स्क्वायर बाय L1 स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ गया R2 माइनस R1 अपॉन R1 इक्वल टू L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर। तो यहां तक समझ में आपको आ गया होगा। तो अब हम आगे इसको लिख सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100 इक्वल टू L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर इंटू 100। तो इसको आप लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन R, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो ये हो गया L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर इंटू 100। अब देखिए L1 है 100 और लेंथ को आपने 20% बढ़ा दिया, तो L2 को आप लिख सकते हैं 100 प्लस 20। तो L2 आ गया हमारा 120। तो बस इसी को हमें यूज करना है। तो परसेंटेज चेंज इन R इक्वल टू 120 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर इंटू 100। तो परसेंटेज चेंज in R will be 120 plus 100 into 120 minus 100। ये 100 स्क्वायर को कैंसिल कर देगा अपॉन 100, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो परसेंटेज चेंज इन R 220 और ये माइनस हो गया 20 अपॉन 100, 2 जीरो कैंसिल। तो परसेंटेज चेंज इन R, परसेंटेज चेंज इन R विल बी 44%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 44% होना चाहिए। देखते हैं कौन सा आंसर है। 44%, यहाँ ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो 44% इज द राइट आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। 44% इज द राइट आंसर। तो ऐसे ऐसे किया जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, कई एग्जाम्स में आ चुका है, आपने इसे करा भी होगा, इसे नोट करिए। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 0.00125 per degree Celsius. At 300 Kelvin, its resistance is 1 ohm. The resistance of wire will be 2 ohm at what temperature? तो 2 ओम कितने टेम्परेचर पर होगा? तो देखिए हम इसको बहुत जनरल फॉर्मूले से करेंगे। हम इस फॉर्मूले का यूज करना चाहते हैं, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। हो सकता है आपने दूसरे तरीके से करा हो। पहले रेजिस्टेंस 1 ओम है, R0 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस है और 300 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है। तो ये जो टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, तो हम इसको 273 माइनस कर देंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ ध्यान रखिए इस फॉर्मूले में जो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में। अब वो 2 ओम कब हो जाएगा? तो हमने माना कि 2 ओम हो जाएगा जब टेम्परेचर कितना होगा? T। तो इस तरह से आपने कितने इक्वेशन बना लिए? 2। अब करना क्या है, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, 2/1 R0 1 प्लस अल्फा टी अपॉन R0
1 प्लस 27 अल्फा, तो आर नॉट आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब ये मिला 2 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी अपॉन 1 प्लस 27 अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 1 प्लस 27 अल्फा इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी, 2 प्लस 54 अल्फा इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी। तो 1 प्लस 54 अल्फा, ये 1 कैसे हुआ, ये देखिए ये 1 है, जब इधर जाएगा तो 2 माइनस 1, तो 1 प्लस 54 अल्फा इक्वल टू अल्फा टी। तो हमारा ये इक्वेशन बन गया अल्फा टी इक्वल टू 1 प्लस 54 अल्फा। अल्फा की वैल्यू हम रखेंगे, अल्फा की वैल्यू हम रखेंगे, पर शुरू में नहीं रखेंगे, अल्फा की वैल्यू हम बाद में रखेंगे। तो हमारा इक्वेशन बना अल्फा टी इक्वल टू 1 प्लस 54 अल्फा, अल्फा टी इक्वल टू 1 प्लस 54 अल्फा। अल्फा से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, 1 बाय अल्फा प्लस 54 अल्फा बाय अल्फा, तो टी इक्वल टू 1 बाय अल्फा प्लस 54। अब अल्फा की वैल्यू 0.00125 प्लस 54, तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, 0 हटा दीजिए, अपॉन 125 प्लस 54, कैंसिल करिए, 25 से कैंसिल कर दीजिए, तो 25 से कैंसिल कर देंगे तो हमें मिलेगा 25 4 जा 100 और फिर डबल 0 आ जाएगा, तो 400 डिवाइडेड बाय 5, तो देखिए फिर देखिए 2 3 5, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 4000 आएगा। तो t इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 54, तो ये हो जाएगा, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 800 बार कैंसिल होगा, 800 प्लस 54, तो ये आ जाएगा 854 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा। तो चलिए अब आंसर को देखते हैं। कैलकुलेशन का बड़ा ध्यान रखिए, और हमने आंसर निकाला है 854 डिग्री सेल्सियस। हम अगर इसको केल्विन में बदलना चाहते हैं तो हम इसको 273 जोड़ देंगे, तो ये 1127 केल्विन। तो दिस इज द राइट आंसर, 1127 केल्विन। तो बहुत अच्छा सवाल था, और फिर से मैं बताना चाहता हूं, जब हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं तो इसका मतलब है आर टी का मतलब टी डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस, आर नॉट का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस, 1 प्लस अल्फा, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और टी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। दो इक्वेशन बनाइए, डिवाइड करिए, आराम से ये हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। तो देखिए ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, इसको नोट करिए। A cell supplies a current of 0.9 ampere through a 2 ohm resistance. 2 ओम के रेजिस्टेंस से सेल 0.9 एम्पियर करंट सप्लाई देता है, एंड करंट ऑफ 0.3 एम्पियर, और 0.3 एम्पियर तब करंट देता है थ्रू ए 7 ओम रेजिस्टर। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज। अब देखिए आप जानते हैं ये सेल का ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और सेल को जब हम एक कैपिटल आर रेजिस्टेंस से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ते हैं तो करंट का फॉर्मूला हमें मालूम है, आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, और स्मॉल ई क्या हो गया, ईएमएफ हो गया। तो अब इसी फॉर्मूले को हमें यूज करना है। तो पहले करंट है 0.9 एम्पियर जब 2 ओम से जोड़ा जाए, तो देखिए I इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। करंट है 0.9 एम्पियर, जब सेल के साथ हमने कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, 2 ओम। फिर क्वेश्चन कहता है
0.3 एम्पियर करंट देता है 7 ओम से जोड़ने पर, तो फिर से 0.3 रखा। अब रेजिस्टेंस कितना है? 7 ओम। तो इस तरह हमने कितने इक्वेशन बना लिए? 2 इक्वेशन बना लिए। अब आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, तो ये मिलेगा हमें 0.9 डिवाइडेड बाय 0.3 ई अपॉन 2 प्लस आर, बेसिक क्वेश्चन है, ई अपॉन 7 प्लस आर। तो ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, फ्रैक्शन को एडजस्ट करिए, 2 प्लस आर ये ऊपर चला जाएगा, 7 प्लस आर अपॉन ई से ई कैंसिल, तो हमें मिला 3 इक्वल टू 7 प्लस आर अपॉन 2 प्लस आर। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हमें यही सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए अब यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 3 इंटू 2 प्लस आर इक्वल टू 7 प्लस आर, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 आर इक्वल टू 7 प्लस आर। तो हम इसको लिख सकते हैं 3r माइनस आर इक्वल टू 7 माइनस 6, 2r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1/2 ओम। तो हम लिख सकते हैं r इक्वल टू 0.5 ओम। तो इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0.5 ओम होना चाहिए, 0.5 ओम होना चाहिए। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। देखिए रिविजन्स में हमें बेसिक क्वेश्चंस भी लेने पड़ेंगे, हमें एक एक फॉर्मूले को क्या करना है? रिवाइज करना है। तो ये हमारा सवाल है, इसको आप नोट कर लें, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। ओके, आपने नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन कहता है यू आर प्रोवाइडेड विद 48 सेल्स, ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम। हर सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है। What maximum current can flow in the circuit having an external resistance of 12 ohm? अब सवाल ये उठता है कि सेल्स को कैसे जोड़ा गया है, सेल्स को कैसे जोड़ा गया है। तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो, मिक्स ग्रुपिंग का सवाल है, इन वन रो इक्वल टू m। दूसरा हमने सपोज किया टोटल नंबर ऑफ रोज n। तो पहली बात तो ये हो गई कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे। भाई एक रो में आपके कितने सेल हैं? m सेल है, और इस तरह आपके पास कितनी रो है? n रो है। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना हो गया? mn। तो mn हो गया 24। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया, mn इज इक्वल टू 24। अब मैक्सिमम करंट के लिए तो देखिए एक रो में कितने सेल्स हैं, और थोड़ा डायग्रामेटिक बना लेते हैं तो थोड़ा आपको जल्दी समझ में आएगा। और इस तरह m सेल्स हैं एक रो में, और इस तरह के हमारे पास मान लीजिए कि कितनी रोज हैं? एक रो में m सेल्स हैं, और तो हम ये मान लेते हैं कि इस तरह के हमारे पास कितनी रो होंगी? n रोज होंगी। तो ये हमने मान लिया n रोज। तो ये मिक्स ग्रुपिंग का सवाल है, और ये पूरा मिक्स ग्रुपिंग हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से पास कर दिया, और ये है हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहां पर हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है 12 ओम। और मैक्सिमम करंट के लिए जो कंडीशन है वो बिल्कुल सिंपल है कि नेट इंटरनल मैक्सिमम
मैक्सिमम करंट की कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं कि नेट इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये हमें याद रखना चाहिए। अब देखिए, एक रो का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। अगर हम बात करें कि एक रो का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, देखिए 2 सेल होते हैं तो R प्लस R 2R सीरीज में, पर एक रो में कितने सेल है, M सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन रो, इंटरनल, ध्यान दीजिए थोड़ा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन रो, रिवीजन करना है MR, और पहली रो का इंटरनल रेजिस्टेंस MR है, दूसरी का भी MR है, तीसरी का भी MR है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी MR अपॉन N, MR अपॉन N। तो मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशन तो बड़ी क्लियर है, MR बाय N मस्ट बी इक्वल टू R, और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया गया है 4 ओम है। कितना है, 4 ओम। तो ये इसको हम यहां रख देते हैं, और ये कैपिटल R दिया गया है 12, तो 4 से 12 3 बार कट जाएगा, तो M इक्वल टू 3N। तो ये दूसरा इक्वेशन बन गया। तो पहला इक्वेशन है Mn इक्वल टू 24, और दूसरा इक्वेशन बना M इक्वल टू 3N। तो हम क्या करेंगे, Mn इक्वल टू 24 में यहां पर ये M की वैल्यू रख देंगे, तो 3N इंटू N इक्वल टू 24, 3N स्क्वायर इक्वल टू 24, 3N स्क्वायर इक्वल टू 24। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जरा कट जाएगा, देखिए यहां पर n स्क्वायर कट जाएगा, 3 कट जाएगा, इसको 24 को कितनी बार काट देगा, 8 बार। और हमारे पास टोटल सेल कितने हैं, 48 हैं। तो यहां हमने थोड़ी गलती कर दी थी, हमें ये 24 लेना चाहिए था। आई एम सॉरी फॉर दिस, हमें यहाँ कितना लेना, 48 लेना चाहिए था, हमने 24 ले लिया। ये 48, ये गलती तो ये सुधार देते हैं, ये मिस्टेक है जो आपने सुधार दी। और बाकी तो ये सब ठीक है। और यहां पर हमें ये सुधारना पड़ेगा कि Mn की वैल्यू 24 नहीं है, Mn की वैल्यू कितनी है, 48 है। तो ये हो गई हमारी 48। तो अब ये हो गया 48, तो अब हमें मिला 3N स्क्वायर इक्वल टू 48, तो N स्क्वायर बराबर 16, तो N बराबर 4। पर आप जानते हैं कि M कितना है, 3N है, तो 3 इंटू 4, तो M बराबर 12। तो अब यह हमें पता चल गया कि एक रो में, वन रो में कितने सेल हैं, वन रो में कितने सेल हैं, 12 सेल हैं, और नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4 है, ये भी पता चल गया। अब हमें कहा गया है कि मैक्सिमम करंट निकालिए। क्या निकालिए, मैक्सिमम करंट निकालिए। तो करंट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो करंट की वैल्यू को निकालने के लिए हमें यहां ध्यान देना पड़ेगा, हमें नेट ईएमएफ निकालना पड़ेगा। तो देखिए, अब कंसेप्ट यह है कि मिक्स ग्रुपिंग का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, और मिक्स ग्रुपिंग का फॉर्मूला बोलता है नेट ईएमएफ। नेट ईएमएफ कैसे निकाला जाता है मिक्स ग्रुपिंग में, M इंटू E। क्योंकि एक रो का E प्लस E 2E, एक रो में कितने सेल है, M सेल है, तो एक रो का ईएमएफ कितना होगा, ME। दूसरी रो का भी ईएमएफ कितना होगा, ME। इसी तरह हर रो का ईएमएफ कितना होगा, ME। पर रोज किस में है, पैरेलल में। तो नेट ईएमएफ हमने निकाल लिया, M इंटू E। अब M तो हमें मालूम है, M हम निकाल चुके हैं 12, तो नेट ईएमएफ आ गया 12 इंटू E। अब एक सेल का ईएमएफ कितना है,
एक सेल का ईएमएफ है 2 वोल्ट, एक सेल का ईएमएफ है 2 वोल्ट, तो नेट ईएमएफ आ गया 24 वोल्ट। तो करंट का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब नेट ईएमएफ क्या हो गया आपका 24, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया आर इक्विवेलेंट, मतलब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस आर। और हम जानते हैं कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और आर इक्विवेलेंट और आर बराबर है, तो हम इसको लिख लेंगे आर प्लस आर। तो करंट कितनी हो गई 24 अपॉन 2R, और आर दिया हुआ है 2 इंटू 12, तो ये हो गया 24 अपॉन 24। तो इस तरह से हमने करंट निकाल ली, कितने एम्पियर 1 एम्पियर। मैंने इसको कंसेप्ट से सॉल्व किया, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप इसमें मिक्स ग्रुपिंग का यूज कर सकते हैं। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई 1 एम्पियर। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो मिक्स ग्रुपिंग का फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। मिक्स ग्रुपिंग का फॉर्मूला होता है ME अपॉन MR बाय N प्लस R, और M क्या है नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो, नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो, और N क्या है नंबर ऑफ रोज, और स्मॉल r क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस। दूसरी बात, मैक्सिमम करंट के लिए MR बाय N किसके बराबर होगा R के बराबर होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मिक्स ग्रुपिंग की प्रैक्टिस करिए, कभी भी इस पर सवाल आ सकता है। एक गलती हमने यहाँ कैलकुलेशन में कर दी थी, 24 ले लिया था जबकि वो था 48, उसको सुधार दिया गया है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, सिंपल सवाल है, बेसिक सवाल है, इसको नोट करें। Two wires of equal diameter of resistivity ρ1 and ρ2 and length x1 and x2 respectively are joined in series. Find equivalent resistivity of the combination. देखिए सबसे पहली बात, दोनों वायर्स का डायमीटर सेम है, तो इसका मतलब है both the wires have same क्रॉस सेक्शन, दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम है, और हमने मान लिया वो किसके बराबर है ए के बराबर है। अब सीरीज में हम जानते हैं अगर वायर्स को जोड़ दिया जाए तो आर को हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2। तो आर क्या है रो टोटल लेंथ। अब ये टोटल क्योंकि ये है आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट को हम लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट को यहां हम लिखेंगे R1 प्लस R2। आर इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं रो इक्विवेलेंट टोटल लेंथ x1 प्लस x2, क्योंकि r का फॉर्मूला होता है रो l अपॉन a। तो लेंथ हो गई, क्योंकि दोनों को सीरीज में जोड़ा गया तो टोटल लेंथ हो गई x1 प्लस x2 अपॉन a। अब पहले वायर का लिए रो 1 लेंथ x1 एरिया a, दूसरे वायर की रेजिस्टिविटी रो 2 लेंथ x2 एरिया a। तो देखिए एरिया क्या हो गया कैंसल हो गया, तो रो इक्विवेलेंट इनटू x1 प्लस x2 इक्वल टू रो 1 x1 प्लस रो 2 x2। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर आ गया रो इक्विवेलेंट इक्वल टू रो 1 x1 प्लस रो 2 x2 अपॉन x1 प्लस x2। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस होगा R इक्वल टू R1 प्लस R2, R का मतलब R इक्विवेलेंट। सिंपल सवाल था, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, ये भी सिंपल है, पर इस तरह का क्योंकि जो पेपर आजकल आ रहा है बिल्कुल टू द पॉइंट पूछते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ये सवाल इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। आपने भी किए होंगे, तो क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो हमें ये फिर से करना है, तो इसको नोट कर लिया जाए। Four wires made of same material,
देखिए 4 वायर्स हैं जिनका मटेरियल सेम है, तो मटेरियल का मतलब उनकी रेजिस्टिविटी क्या है, सेम है। मतलब रेजिस्टिविटी क्या है, कांस्टेंट है, ना बदलने वाली। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, रो एल बाय ए। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम ये भी लिख सकते हैं, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्योंकि रो कांस्टेंट है तो हम कहेंगे आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय आर स्क्वायर। आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय आर स्क्वायर। विच वायर्स, अब देखिए, same material have different length and radii, the wire having more resistance in the following case। तो इनमें हमें पता लगाना है कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है। तो जिस वायर के लिए L बाय आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, जिस वायर के लिए L बाय आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले वायर से शुरू करते हैं। लेंथ है 100 सेंटीमीटर, आर है 1 mm। यूनिट करने बदलने की कोई जरूरत नहीं है, तो पहले आंसर के लिए L बाय आर 100 अपॉन 1 स्क्वायर दैट इज 100। अब दूसरे वायर के लिए L बाय आर स्क्वायर क्या है देख लेते हैं। लेंथ है 50, रेडियस है 2 mm, तो 50 2 का स्क्वायर 50 बाय 4, तो यह आ गया 12.5। अब देख लेते हैं कि तीसरे वायर के लिए L बाय आर स्क्वायर कितना है। लेंथ है 100 और रेडियस है 1/2। लेंथ है 100 तो ये 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100 अपॉन 1/4, तो L बाय आर स्क्वायर की वैल्यू आई 400। अब चौथे वायर के लिए L बाय आर स्क्वायर कितना होगा, इसको देख लेते हैं। लेंथ है 50, रेडियस है 1/2। रेडियस 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 4 होगा, 50 डिवाइडेड बाय 1/4 तो 200। तो हम देखते हैं कि तीसरे वायर के लिए L बाय आर स्क्वायर की वैल्यू, तीसरे वायर के लिए L बाय आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, तीसरे वायर का होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है, पर आजकल ऐसे ही पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। रो कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, L बाय आर स्क्वायर पे। जिस वायर के लिए L बाय आर स्क्वायर सबसे ज्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, इसे आप नोट करिए। अब बैटरी है 6 सेल्स इन सीरीज। एक बैटरी में 6 सेल हैं, वो सब सीरीज में जुड़े हुए हैं। ईच हैज EMF 1.5 वोल्ट and internal resistance 1 ohm. If an external load of 24 ohm is connected to it, the potential difference across the load। तो देखिए 6 सेल है और ये मानते हुए कि सभी सही तरीके से जुड़े हुए, 1 2 रिवीजन है इसलिए ये करके बता रहे हैं, 3 और ये हो गया हमारा चौथा सेल, और इसी तरह ये हो गया हमारा 5वां सेल, और इसी तरह ये हो गया हमारा 6ठा सेल। और वो एक रेजिस्टेंस से जुड़े हुए हैं 24 ओम के। और हमसे पूछा गया है इस पर वोल्टेज कितना होगा। तो भाई सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, करंट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बिना करंट के तो हम निकाल नहीं सकते। तो करंट निकालने के लिए स्टेप नंबर 1 क्या कहती है, स्टेप नंबर 1 कहती है, स्टेप 1 कहती है नेट ईएमएफ बताओ। तो नेट ईएमएफ होगा 6E, क्योंकि 6 सेल जुड़े हुए सीरीज में और एक सेल का ईएमएफ है 1.5, तो 6E का मतलब हो गया 6 × 1.5, तो ये हो गया 9 वोल्ट। और स्टेप 1 हो गई ये। अब स्टेप 2 में हम निकालेंगे, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो भाई नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, 3 सभी सीरीज में जुड़े हुए हैं इसलिए 6R।
आर की वैल्यू कितनी है 1 ओम। तो ये हो गया 6 इंटू 1 6 ओम। अब स्टेप नंबर 3 क्या कहती है? स्टेप नंबर 3 कहती है कि भाई टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। क्या निकाल लो? टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए नेट इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस ये 24 ओम जो जुड़ा हुआ है, तो प्लस 24 कितना आ गया 30। तो करंट इन द लोड, तो स्टेप 4 में हम निकाल लेंगे करंट इन द लोड। करंट इन द लोड, करंट इन द लोड। अब लोड में करंट कितनी होगी? नेट ईएमएफ 9 अपॉन, तो ये हो गया 9/30 3/10 एम्पियर। अब स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 पोटेंशियल डिफरेंस करंट इंटू रेजिस्टेंस इंटू 24, तो ये हो गया 72 अपॉन 10। तो करंट कितनी फ्लो होगी? 7.2 एम्पियर करंट, 7.2 एम्पियर करंट, 7.2 वोल्ट, सॉरी वोल्टेज निकाल रहे हैं, 7.2 वोल्ट रहेगा। तो ये आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से हम इसका आंसर निकालते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आपको ये पहला लेक्चर पसंद आया होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। 5 और लेक्चर हैं जिसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा करेंगे। इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, फिर ढेर सारे सवाल करेंगे और अपने रिवीजन को मजबूत करेंगे। थैंक यू।